अपनी महान कृति अन्ना कैरेनिना में महान रूसीवादी और उपन्यासकार लियो टॉल्स्टॉय लिखते हैं, हर दुखी परिवार एक अलग रूप से दुखी है। जी हाँ, यह सच है कि कोई भी सुखी नहीं है। हम सभी दुखी हैं, परंतु अलग अलग रूप में। हमारी अप्रसन्नता की जड़ें अपनी समझ में कई विफलताओं से उपजती हैं। विफल रिश्ते, संतान ना होना, पर्याप्त सुविधाएं जुटा पाने में नाकामयाबी, सुंदर ना होना, ऐसे लाखों कारण हो सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने अपनी समझ में का प्रयोग किया है। वह इसलिए क्योंकि ये चीजें वास्तव में हमारी विफलताएं नहीं हैं। हम दूसरों के दृष्टिकोण से उन्हें विफलता समझते हैं। मैं ऐसी धारणा के प्रभावों पर बाद में आऊंगा। यहाँ मैं इस व्यापक रूप से प्रचलित धारणा की चर्चा करना चाहता हूँ कि खूब सारा पैसा हमारी सभी विफलताओं को समाप्त कर देगा। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल गेट्स और वॉरेन बफे इस धरती के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। गेट्स और बफे की चिंता यह नहीं होगी कि उनके अगले समय का भोजन का प्रबंध कैसे होगा, परंतु अन्य मनुष्यों की तरह वे भी अपने बच्चों, व्यक्तिगत संबंधों और अनगिनत अन्य चीजों की चिंता से ग्रस्त हैं। वे अपनी भारी प्रतिष्ठा की सुरक्षा को लेकर भी काफी चिंतित रहते हैं, क्योंकि जब आप अपने क्षेत्र के अग्रणी होते हैं तो आगे बढ़ने के लिए कोई जगह नहीं होती। आपको सिर्फ उस जगह बने रहने के लिए सारा समय संघर्ष करना होता है, क्योंकि बहुत से प्रतिद्वंदी आपसे आगे बढ़ने के लिए जबरदस्त मेहनत कर रहे होते हैं। अपने देश की बात करें तो मुझे यकीन है कि रतन टाटा या मुकेश अंबानी और उनके छोटे भाई अनिल के साथ भी ऐसा ही होता होगा। मुझे याद आता है कि 80 के दशक में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में लगातार ब्रुनई के सुल्तान हसनल बोल्किया का नाम सबसे ऊपर चल रहा था। आज भी उनके सोने के मड़े बोइंग 74,71,178 कमरों वाले उनके शानदार महल और लग्जरी तथा हाई परफॉर्मेंस कारों के सबसे बड़े संग्रह की तस्वीरों से भरा हुआ है। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या वे सुखी हैं? नहीं। उनके भाई ने उनसे धोखे से 15 अरब डॉलर हड़प लिए और भाई के गलत व्यावसायिक सौदों में भी कई अरब डॉलर का नुकसान हुआ। आखिर में सुल्तान परिवार ने उसे बेदखल कर दिया। आप कह सकते हैं कि ब्रुनई के सुल्तान का मामला एक असाधारण मामला था, तो मैं आपको एक व्यक्तिगत उदाहरण देता हूँ। अभिनेता बनने की इच्छा रखने वाले एक अंकजन व्यक्ति से मैं एक प्रभावशाली व्यक्ति बन गया, जिसने अपनी कल्पना से भी अधिक पैसे कमाए। फिर अपने करियर के चरम के दौरान मैं लगभग दिवालिया हो गया, और मैं आपको बता सकता हूँ कि पैसा अपने साथ प्रसन्नता नहीं लेकर आया। यही कारण है कि आध्यात्मिक गुरुओं के दर्शन की इच्छा रखने वाले लोगों में हमेशा अमीर और प्रसिद्ध लोग होते हैं। इसलिए पैसा या अकुल दौलत सुख की ओर नहीं ले जाती। जैसा कि जॉन स्टैनबैक के श्रेष्ठ लघु उपन्यास द पर्ल, जिसे द अमेरिकन ड्रीम की एक आलोचना माना जाता है, कि पाठकों ने बहुत पहले समझ लिया था। जिस तरह पैसा सुख का रास्ता नहीं है, उसी तरह आपको एक कृत्रिम संतुष्टि देने वाली चीजें भी हैं, जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं। अपने मूड को सही करने के लिए अमूमन खूब खरीदारी करने का नुस्खा बताया जाता है। इसके लिए एक नया शब्द रिटेल थेरेपी गढ़ा गया है। यह आपको चमत्कारी सुंदरता प्रदान करने के लिए सौंदर्य उपचार की नई दुनिया। दुर्भाग्यवश इन उपचारों के लाभ कुछ ही समय में गायब हो जाते हैं और फिर आप उसी अवसाद में पहुंच जाते हैं जहां थे। हम यह महसूस करना शुरू कर रहे हैं कि सिर्फ खुशी बाहरी स्रोतों से नहीं आ सकती। सबसे पहले हमें अपने आप को जानने और अपने अस्तित्व में रहने की बातें सीखनी होंगी। हम भले सुख को प्राप्त करने का सजग प्रयास ना करें, परंतु हम सभी अपने जीवन में दुख को कम करने की चाहत रखते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं, हम स्वाभाविक रूप से ध्यान देते हैं कि हमारी प्रसन्नता का अनुपात बढ़ जाता है। हम अप्रसन्नता को यदि समाप्त नहीं तो कम कैसे कर सकते हैं? एक पुरानी कहावत है कि सभी सड़कें रोम की तरफ जाती हैं, जिसका अर्थ है कि एक ही लक्ष्य के कई रास्ते हैं। यह अपने जीवन में अप्रसन्नता को कम करने पर भी लागू होता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि हमें सबसे अधिक दुख किस चीज से होता है। परंतु रास्ता जो भी हो, बुनियादी चीज जो सुकरात के सिद्धांत जितनी पुरानी है, सबसे पहले अपने आप को जानना है। यह भले ही एक पुरानी ग्रीक कहावत, लेकिन इसकी प्रासंगिकता हमेशा रहेगी। एक प्रकार से हम जो हैं वह इसलिए हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि हम कौन हैं। हम अक्सर ऐसे युवाओं से मिलते हैं जो अपनी किशोरावस्था के आखिरी दौर में भी अपने करियर विकल्पों के बारे में अस्पष्ट होते हैं, या ऐसे युवा जो इस सोच में रहते हैं कि विपरीत लिंग को अपने मित्रों में से किसके साथ जीवन बिताएं।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे बहुत अनिश्चित होते हैं। वे असल में खुद को नहीं जानते। बाहर के देशों में अपने आप को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना और भी फैशनेबल है। बहुत से लोग पेचीदा नए सत्यों की तलाश में भारत आते हैं, परंतु सत्य उतना सरल होता है जितना कि शाश्वत, जैसे कि आप अपने आप को जानना। मैंने बहुत से लोगों को पूरा जीवन क्रोध में बिताते देखा है। हमारे समाज की सड़न, हमारे बुनियादी ढांचे की कमियां, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक भ्रष्टाचार, हमारी राजनीतिक व्यवस्था की निराशा के खिलाफ भड़कते हुए देखा है। जिन कठिन चीजों में को वे करने में सक्षम नहीं है या खुश नहीं है, वे अपने माता पिता या मित्रों से प्रभावित होते हैं। दूसरे लोग कोई करियर अपना लेते हैं या शादी कर लेते हैं क्योंकि वे अब भी खुद को नहीं जानते हैं या इतने दब्बू हैं कि बेहतर नहीं जान सकते। इसका नतीजा होता है जीवन भर का दुख। इसलिए यदि अपने जीवन में ऐसी वजह है जो आपको दुखी करती है, तो अभी से अपने आप को परखना शुरू कर दीजिए। एक एकांत कोने में अकेले बैठें और सोचें कि कौन सी चीज आपको दुखी करती है। मानसिक रूप से अपने सामने एक दर्पण रखें और फिर ईमानदारी से उन सभी अवयवों की सूची बनाएं जो उस दुख में योगदान करने वाले कारक हो सकते हैं। क्या आपका किशोर बेटा पढ़ाई में कम नंबर लाते हुए आपको दुखी कर रहा है? हो सकता है आप पिछले कुछ समय से उसके पीछे पड़े रहे हो, इसलिए वह आपके रोग का इस तरह विरोध कर रहा हो। उसे अपने साथ कॉफी के लिए बाहर ले जाएं। उससे बात करने की कोशिश करें। अगली बार से उससे फटकार की भाषा में बात ना करें और देखिए कि इससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं। क्या आपका बॉस आपसे कभी संतुष्ट नहीं होता? उसे कौन सी चीज असंतुष्ट करती है? क्या वह आपका ढीलापन काम या समय पर काम ना पूरा करना हो सकता है? सोचिए। थोड़ा सा आत्मविश्लेषण आपको आत्म अन्वेषण की राह पर काफी दूर ले जाएगा। एक बार यह प्रक्रिया आरंभ होने पर आपको दुख महसूस होने की बजाय आपकी अधिकांश समस्याओं के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। और फिर एक बार आप खुद को जान लेने के पश्चात अपने कदम के लिए तैयार हो जाएंगे, जो है आपके व्यक्तित्व को स्वीकारना। एक पुरानी कहावत है, यदि हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं होता तो हम उसे पैदा कर लेते हैं। जी हाँ, मैंने अक्सर ध्यान दिया है कि हम में से कई लोग किसी और के व्यक्तित्व को ओढ़ते हुए या उसकी तरह व्यवहार करते हुए अपने आप को दुखी करते हैं, या फिर इस तरह व्यवहार करते हैं जो हमारे विचार में कामयाब लोग करते हैं। ऐसा संशोधित व्यवहार अनिवार्य रूप से आत्मविश्वास की कमी से उपजता है। इस धारणा से उत्पन्न होता है कि हम निष्कृष्ट हैं, जबकि कुछ अन्य हमसे श्रेष्ठ हैं। दूसरों की अच्छी और सकारात्मक चीजों का अनुकरण करने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि यह एक बहुत अच्छा गुण है, क्योंकि यह दर्शाता है कि हम स्वीकार कर रहे हैं कि हम संपूर्ण नहीं हैं। यह निश्चित रूप से उनसे बेहतर है जो कई लोग मानते हैं कि वे संपूर्ण हैं और सारी कमियां दूसरों में होती हैं। परंतु दूसरों के व्यवहार या हमारे हिसाब से आदर्श व्यवहार के प्रभावित होने की एक सीमा होती है। जब मैं कहता हूँ कि हम किसी दूसरे व्यक्ति की तरह होने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिर्फ दूसरे के लहजे में बोलना या कोई फैशनेबल भाषा बोलना ही एक कूल जीवन शैली जीना ही रुग्णता की पहचान नहीं है। यह अधिक गहरी बात है और इससे पूरी तरह एक नया व्यक्तित्व ओढ़ने का प्रयास शामिल है, जैसा कि हम सोचते हैं कि हमें होना चाहिए। फिर हम एक मुखौटा लगा लेते हैं। उदाहरण के लिए, शुरू में हम दफ्तर में एक मुखौटा ओढ़कर बॉस की तरह होने की कोशिश करते हैं। फिर हम बहुत सी भूमिका निभाने के लिए कई मुखौटे लगाते हैं, एक जीवन साथी के लिए, एक बच्चों के लिए और एक पड़ोसियों के लिए। फिर मुखौटा महत्वपूर्ण हो जाता है और हम नहीं जान पाते कि हम वास्तव में कौन हैं। मुझे फ्रेंच नाटककार जीन एनुएल की श्रेष्ठ नाटक बैकेट की एक अमर पंक्ति याद आती है, जिसमें थॉमस बैकेट वायु की दशा बताने वाले यंत्र के रूप में मौजूद एक दरबारी से कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि जब तुम्हारा सिर घूमना रुकेगा तो तुम्हारा चेहरा सामने होगा। इसमें अप्रसन्नता के बीज निहित है, क्योंकि चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, एक दिन अपने घूमते सिरों से थक जाएंगे। मैं एक उदाहरण से स्पष्ट करता हूँ। कारपोरेट जगत में कई व्यक्ति जितना ऊपर जाता है, यह धारणा अधिक दृढ़ होती जाती है कि हमें संयमित रहना चाहिए और कभी मुस्कुराना नहीं चाहिए। मुस्कुराना छिछोरापन माना जाता है। पाषाण की तरह हाव भाव बनाए रखना आदर्श समझा जाता है।
मानो कॉरपोरेशन की सारी चिंता हमारे कंधों पर हो। उदाहरण के लिए, मैंने बिजनेस क्लास उड़ान में जब भी हवाई यात्रा की है, उन सब में अपने सह यात्रियों को भावहीन दिखने की कोशिश करते देखा है। सभी को पिन सभी को पिन स्ट्राइप्स पहने, सभी को आर्थिक समाचार पत्र पढ़ते, कभी न मुस्कुराते और सभी यात्रियों से पूरी तरह बेखबर देखा है। और जैसे ही विमान उतरता है, मान लीजिए दिल्ली में, तो वह अपने समाचार पत्र को तय करेगा, आपकी ओर एक फीकी मुस्कुराहट देगा और पूछेगा कि आप दिल्ली जा रहे हैं। यदि वह अपने व्यक्तित्व में रहे, मुस्कुराए और खुश मिजाज रहे तो, और यदि हर कोई ऐसा रहे तो कैबिन निश्चित रूप से एक अधिक खुशनुमा जगह बन जाएगी। जैसा कि मैंने आमुख में उल्लेख किया है, यह छोटी सी पुस्तक लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य हमारे जीवन में बेहतरी के लिए परिवर्तन लाना है और आगे की ओर जाने का एकमात्र रास्ता अपनी कमियों को पहचानना और उनका समाधान ढूंढना है। पिछले अध्याय में मैंने किसी दूसरे की तरह बनने की इच्छा रखने वाले लोगों को दुखी करने वाले के पक्ष पर चर्चा की थी, जो शायद आत्मविश्वास की कमी से उत्पन्न होता है। इस अध्याय में मैं आज के समय में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को परेशान करने वाली और एक और बड़ी समस्या क्रोध के बारे में बात करना चाहूंगा। हम सब जानते हैं कि क्रोध हमारी शारीरिक प्रणाली पर क्या कहर ढाता है, इसलिए मैं उसे दोहराना नहीं चाहूंगा। वह उच्च रक्तचाप से लेकर हृदयघात और कोरोनरी रोगों तक का कारण है। फिर भी आज बड़ी संख्या में लोग क्रोधी के दौरों पर बढ़ते जा रहे हैं। हम अपने गुस्से पर काबू कैसे पा सकते हैं? बहुत सारी किताबों में बहुत सी चीजें दी गई हैं, जिनसे गहरी सांस लेने से लेकर दस्तक गिनना और ध्यान वगैरह शामिल है। इन सभी के अपने लाभ हैं, परंतु समस्याएं फिर भी बनी रहती हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? चलिए एक विषय को वैज्ञानिक रूप से देखते हैं। जब आप सामान्य स्थिति में होते हैं तो अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। आप पाएंगे कि आपकी सांस सधी हुई और लयबद्ध है। अब उस समय अपने आप पर नजर डालिए और आपको क्रोध आना प्रारंभ होता है। आप पाएंगे कि आपकी सांस उथली हो जाती है और उसका अंतराल कम हो जाता है। इसलिए क्रोध आने पर उस पर काबू पाने का एक स्पष्ट तरीका है गहरी सांस लेना और हल्की सांसों को आने से रोकना। आप कहेंगे कि इस मंत्र में कुछ नया नहीं है, लेकिन हमें छाती में सांस नहीं लेनी है जैसा कि हम सभी करते हैं। सही तकनीक जिसमें हमारे योगियों ने हजारों वर्षों पहले महारत हासिल कर ली थी और आज भी योग विद्यालयों में सिखाई जाती है, अपनी पेट से गहरी सांस लेनी है। अपनी पश्चिमीकृत समाज में हमारी सभ्यता उथली सांस लेने वालों की सभ्यता बन गई है। जैसा कि हमें अपने स्कूल में पीटी क्लास में सिखाया जाता है, सही मुद्रा है सीना बाहर पेट अंदर। इसलिए हम सांस लेते समय अपने फेफड़ों के सिर्फ मध्य और ऊपरी भाग का इस्तेमाल करते हैं। अब सुनिए कि विशेषज्ञ क्या कहते हैं। वॉशिंगटन डीसी में सेंटर फॉर माइंड बॉडी मेडिसिन में जेम्स जॉर्डन के अनुसार, जब आप वायु को नीचे फेफड़ों से निचले भाग में लाते हैं, जहां ऑक्सीजन एक्सचेंज सबसे प्रभावशाली होता है, तो सब कुछ बदल जाता है। धड़कन धीमी हो जाती है, रक्तचाप कम हो जाता है, मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, व्यग्रता कम हो जाती है और मन शांत हो जाता है। ऐसा सोचने वाले जॉर्डन अकेले नहीं है। बहुत से पश्चिमी शोधकर्ता उनके विचारों से सहमत हैं और गहरी सांस लेने को सही तकनीकी में काफी लाभ देख रहे हैं। यदि आपको अब भी संदेह है तो मेरा सुझाव है कि आप एक शिशु को सांस लेते देखें और आप उसके पेट को ऊपर और नीचे जाते देखेंगे। इस तरह हमारे पेट को भी करना चाहिए। एक और पुराना तरीका है जिसमें थोड़ा सुधार करने से क्रोध पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। 10 तक ना गिने, 50 से उल्टा गिने। यह आपके मस्तिष्क के तर्क वाले हिस्से को अतार्किक हिस्से पर हावी होने के लिए प्रेरित करता है। जब आप क्रोध के प्रवाह में तोड़ते हुए संख्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए अगली बार जब भी आप खुद पर से नियंत्रण खोने लगे, उल्टा गिनना शुरू कर दें और सही तरीके से गहरी सांस लें। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, हम सभी अलग अलग कोटि के दुखों से ग्रस्त असंतुष्ट लोग हैं। असंतोष एक बीमारी की तरह है। यदि इसका उपचार ना किया जाए तो वह बिगड़ती जाती है। निश्चित रूप से हर किसी के पास असंतोष के ढेरों कारण होते हैं, परंतु उससे भी अधिक ऐसे कारण होते हैं कि उन्हें असंतुष्ट क्यों नहीं होना चाहिए। इस बात में सकारात्मक मानदंड पॉजिटिव बेंचमार्किंग का एक हिस्सा निहित है।
मैं स्पष्ट करता हूँ कि सकारात्मक मानदंड से मेरा क्या तात्पर्य है। आप किसी भी सुबह उठने के बाद अपनी परेशानियों से निराशा महसूस कर सकते हैं। आपकी नौकरानी ने कहा है कि उसे छुट्टी चाहिए। आपके ड्राइवर ने फोन किया कि वह देर से आएगा, इसलिए आप किटी पार्टी में अपनी सहेलियों से मिलने से पहले हेयर ड्रेसर के साथ अपनी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो जाएंगे। आप अपनी बेटी के नखरे से परेशान हैं और आपके पति हमेशा की तरह शहर में नहीं है। या यदि आप पुरुष हैं तो आप सुबह की प्रेजेंटेशन को लेकर तनाव में होंगे, क्योंकि आपके डिवीजन के शहर से लक्ष्य काफी दूर है। आपके ड्राइवर का बेटा बीमार है, इसलिए आपको खुद गाड़ी चलाकर ऑफिस जाना है। आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बेकार हो रहा है क्योंकि वह शाम की क्लाइंट मीटिंग के लिए स्लाइड तैयार करना भूल गया है। और आपको लगता है कि आपका परचेज मैनेजर चुपचाप रिश्वत खा रहा है। यह सूची बढ़ती जा रही है। जी हाँ, इन दोनों में से इन दोनों के पास असंतुष्ट होने के पर्याप्त कारण हैं, या वह ऐसा सोचते हैं। लेकिन एक पल के लिए सोचते हैं, कितने भारतीयों के पास नौकरानियां या ड्राइवर होते हैं? हम में से कितने भाग्यशाली लोगों के पास कार होती है? हम में से कितनों के पास चाहे तनावपूर्ण लेकिन बढ़िया वेतन वाली नौकरियां हैं? हम में से कितनों के किटी पार्टी में आमंत्रित किया जाता है? जिस क्षण आप इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, उत्तर आपके दिमाग में गूंजेगा और थोड़ा धीरज दे जाएगा। अपरिहार्य सच यह है कि आप एक छोटे और अत्यंत खुशकिस्मत अल्पसंख्यक वर्ग से संबंध रखते हैं और आपके पास असंतोष का कोई कारण नहीं है। इस प्रक्रिया में हमने क्या किया है? हमने अपने आप को अपने देश के लाखों पुरुषों और महिलाओं के मुकाबले रखा है, जिनके पास बिजली नहीं है, घर नहीं है, जो अक्सर भूखे पेट सोते हैं और जिनके पास एक अनिश्चित भविष्य के लिए कोई बचत नहीं है। जब हम सोचते हैं कि हम कितने खुशकिस्मत हैं, एक सकारात्मक मानदंड स्थापित करना निश्चित रूप से हम अपने आप को पॉश इलाकों जैसे नई दिल्ली के गोल्फ लिंक्स या हैदराबाद में बंजारा हिल्स या मुंबई में मलाबार हिल्स में रहने वाले अपने मित्रों के मुकाबले भी रख सकते हैं। और हम इस बात की बुराई नुक्ताचीनी कर सकते हैं, आहा भर सकते हैं कि उनके पास कितना अधिक है। ऐसे विचार दुर्भाग्यवश भौतिकवाद और विनाश की ओर ले जाते हैं, जैसा कि पश्चिम ने बहुत पहले समझ लिया है। मैं एक बहुत सुंदर विचार आपके साथ बांटना चाहता हूँ, जिसके बारे में मुझे कई वर्ष पहले पता चल गया और जो मेरे साथ बना रहा है। मैं हमेशा एक जोड़ी जूतों के लिए तरसता रहा, जब तक कि मैंने बिना पैर वाला व्यक्ति नहीं देखा था। इस सादगीपूर्ण विचार का चित्र हमेशा मेरे साथ रहा है। एक गांधीवादी विचार भी है। यहाँ दुनिया की जरूरतों के लिए पर्याप्त धन है, परंतु वह दुनिया के लालच के लिए पर्याप्त नहीं है। अगली बार जब आप असंतुष्ट हो, इन पहलुओं पर विचार करें और आपको जवाब मिल जाएगा। आपको ऐसे लोगों से मिलने के लिए बहुत दूर नहीं जाना होगा, जिनके पास ऐसे दुखद किस्से होते हैं कि जीवन ने किस प्रकार उनके साथ अन्याय किया है और कैसे वे परिस्थितियों के शिकार रहे हैं। असफलता के पीछे भागती और सफलता की पूजा करने वाली दुनिया में ऐसा प्रत्याशित है। मैं ऐसे शराबियों से मिलता हूँ जो इसलिए अपने पीने को उचित ठहराते हैं क्योंकि उनकी पत्नियां उनको पीछे पड़ी रहती हैं, परंतु उनके परिवारों से बात करने पर आपको कहानी का दूसरा पक्ष सुनने को मिलता है। जहां निर्णय व्यक्तिपरक होता है, वहां मामला अधिक पेचीदा हो जाता है। दुख उन लोगों तक सीमित नहीं है जो सफल या अमीर नहीं हो पाए। मैं पाता हूँ कि दुख सबको बराबरी पर ला देता है। अमीर व्यवसायी पाता है कि उसका पुत्र नशीले पदार्थ से अभ्यस्त हो चुका है। अपने काम के लिए दुनिया भर में घूमने वाला एग्जीक्यूटिव अपनी पत्नी को बेवफा पाता है। उद्योगपति पाता है कि उसके प्रतिस्पर्धी उससे आगे निकल रहे हैं, उससे अधिक और तेजी से तरक्की कर रहे हैं। सफल या कम सफल, इन सभी लोगों के लिए एक सरल मंत्र है, आपकी खुशी आपके हाथों में है। एक प्रकार से यह मंत्र इस बात का विश्लेषण करना है कि आपके पास सकारात्मक चीजें क्या हैं, उनका अधिकतम लाभ आप किस प्रकार उठा सकते हैं और किस प्रकार आप अपनी कमजोरियों को दबा सकते हैं। कॉर्पोरेट भाषा में से SWOT SWOT विश्लेषण कहते हैं, जिसका विस्तार है स्ट्रेंथ मजबूत पक्ष, वीकनेस कमजोरियां, अपॉर्चुनिटी अवसर और थ्रेट खतरे। यह आलोचनात्मक मूल्यांकन पर्याप्त नहीं है। आपको इसे अपनी महत्वाकांक्षा के मुकाबले रखना होगा। इसमें ध्यान रखने की बात है, हम सभी की कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं।
परंतु यह देखना चाहिए कि वे हमारे शॉर्ट विश्लेषण के अनुरूप है या नहीं। हम निश्चित रूप से अपनी मजबूतियों का लाभ उठा सकते हैं और जिस क्षेत्र में हम महारत रखते हैं उसमें और मेहनत कर सकते हैं, परंतु हमें अपने अतिशयोक्तिपूर्ण आकलन में बह नहीं जाना चाहिए। यदि मैं 5 फीट 8 इंच लंबा हूँ और 6 फीट का होना चाहता हूँ तो मैं स्वयं अपने आप को दुखी कर रहा हूँ। यदि मेरी आवाज मेढक जैसी है और मैं एक गजल गायक बनना चाहता हूँ तो मैं स्वयं अप्रसन्नता की ओर कदम बढ़ा रहा हूँ। यदि मेरा चेहरा मोहरा औसत है और मैं सिनेमा का स्टार बनना चाहता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि यह सफलता की राह है, जब तक कि मैं अद्भुत अभिनय क्षमता से संपन्न नहीं हूँ। मेरा मंत्र बहुत ही सरल लग सकता है। मेरी यह बात याद रखिए कि बहुत से महान सत्य खोजने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यह आपको खुद को ढूंढने में मदद करेगा। वह है यदि आप स्वयं के प्रति ईमानदार हैं। यदि आप खुद के भवन में फंसे हैं तो आपको पता लगाने में मदद करेगा कि आपसे कहाँ गलती हुई है और आपको किस प्रकार अपने आप को बदलना चाहिए। एग्जीक्यूटिव और व्यवसायी को यह पता चल सकता है कि उनका दुख अपनी पत्नी और परिवार पर ध्यान ना देने से उपजा है। उद्योगपति को यह फैसला करना होगा कि वह खुश रहना चाहता है या हमेशा अपने से ऊपर देखते रहकर दुखी रहना चाहता है। हर किसी की खुशी या दुख अपने हाथ में है। अमीर और विख्यात होने का प्रलोभन बहुत बड़ा होता है। एक कठोर और वास्तविक सत्य है कि हर कोई अमीर या प्रसिद्ध नहीं हो सकता। एक अच्छा शिक्षक, जौहरी, डिजाइनर और वकील बनने में भी खुशी तलाशी जा सकती है। इस राह पर हम जल्दी चल पड़ेंगे, हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा।